साथियों, इस चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत। राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे आधुनिक विचारधारा उदारवाद, लिबरलिज्म का इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उदारवाद का प्रारंभिक चरण, जिसको परंपरागत उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद और नव उदारवाद, इसके साथ उदारवाद की सिद्धांत और क्या इसकी समालोचना हो सकती है, उन सभी बिंदुओं का विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो में आप देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। राजनीतिक विचारधारा विचारों का वह समुच्चय है जो राज्य की प्रकृति, राज्य सत्ता का वितरण और राज्य के नागरिक तथा शासन के संबंधों आदि की विवेचना करती है। विचारधाराएं जैसे उदारवाद, प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद व नारीवाद वर्तमान में प्रचलित हैं। शुरुआत करते हैं उदारवादी विचारधारा से। आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे प्राचीन विचारधारा उदारवादी विचारधारा है। उदारवाद पुनर्जागरण तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का शिशु है। उदारवादी विचारधारा का 16वीं और 17वीं शताब्दी में सूत्रपात हुआ। उदारवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुई है, जिसका तात्पर्य है स्वतंत्रता। अर्थात उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को विवेकशील मानते हुए उसकी स्वतंत्रता पर बल देती है, साथ ही राज्य को साधन एवं व्यक्ति को साध्य मानती है। इसका विकास इंग्लैंड में हुआ था। एक गतिशील और लचीली विचारधारा है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसने अपने आप को ढाला है। उदारवाद के उदय के कारणों पर यदि चर्चा करें तो 16वीं शताब्दी में सामंतशाही, राजशाही और पोपशाही जैसी मध्ययुगीन व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में ये प्रकट हुई थी। अन्य कारण देखें तो संचार के साधनों का विकास, पुनर्जागरण, औद्योगिकीकरण, क्रांति आदि के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी इसके कारण रही है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ, बेंथम, स्पेंसर आदि ने इसको समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सर्वाधिकारवाद के विपरीत एक अवधारणा है। उदारवादी विचारधारा के समर्थक जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम, स्पेंसर, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, सी. हाइक, नोजिक, फ्रीडमैन महत्वपूर्ण हैं। उदारवादी विचारधारा को एवं उसके विकास को दो रूपों में वर्णित कर सकते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक उदारवाद और नंबर 2 सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद। प्रारंभिक उदारवाद को व्यक्तिवाद या परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। इस विचार को रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल आदि विचारों ने समृद्धि प्रदान की। इसीलिए जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहते हैं। नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं इस प्रकार है: व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। नंबर 2 व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और अपना हित और अहित जानता है। नंबर 3 व्यक्ति की स्वतंत्रता का नकारात्मक उदारवाद प्रबल समर्थन करता है। नंबर 4 सीमित राज्य अर्थात पुलिस राज्य का ये समर्थन करता है। 5 वही शासन सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। 6 स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। 7 मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन और 8 लेसेस फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन। इस प्रकार जो प्रारंभिक उदारवाद था वो राज्य को सीमित चाहता था, व्यक्ति को विवेकशील मानते हुए उसे साध्य मानता था और किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता था। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में उसने
प्रदर्शित किया है। इसके विपरीत यदि हम सकारात्मक उदारवाद को देखें, जो इसका दूसरा रूप है, सकारात्मक उदारवाद 19वीं सदी में मार्क्सवाद की भय से पूंजीपतियों के हित में गरीबों के हित की बात कहने लगे। पूंजीपति गरीबों के हित की बात कहने लगे। J.S. मिल ने सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादन किया। सकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों में ही निवास करती है, इस चीज के समर्थक हैं। लोक कल्याणकारी राज्य पर बल दिया है। 4 मिश्रित अर्थव्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक समानता पर ये विचारधारा बल देती है। सकारात्मक उदारवाद के विकास में लास्की ग्रीन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रीन के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। एक और विचारधारा जो नव उदारवाद के रूप में आई 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, लाल आतंक अर्थात मार्क्सवाद के डर से उदारवाद ने जो कल्याणकारी राज्य का रूप लिया उसे सोवियत संघ के विघटन के बाद ठुकराए जाने लगा। पुनः व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल और राज्य के कार्यों को सीमित करने का समर्थन किया जा रहा है, जिसे नव उदारवाद कहते हैं। हेयक, नॉजिक, फ्रीडमैन इस विचार के बड़े समर्थक हैं। 1990 के दशक के बाद एलपीजी की नीतियों के कारण उदारवाद का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियों के कारण पुनः उदारवाद एक नव उदारवाद के रूप में प्रतिष्ठित होने लगा है। उदारवाद के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करें तो ये मानवीय विवेक में आस्था रखता है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करता है। परंपराओं और अंधविश्वासों का ये विरोध करता है। चौथा, ये व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। 5, समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है। छठा, धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल देता है। 7वां, कानून के शासन अर्थात विधि के शासन पर यह बल देता है। 8वां, लोकतंत्र में विश्वास करता है। नंबर 9, प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करता है। विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति का ये समर्थन करता है। 11, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता है। 12, लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। 13, मिश्रित अर्थव्यवस्था का बड़ा समर्थन है। इस प्रकार उदारवाद के जो ये मूल सिद्धांत हैं ये वर्तमान में आप लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। उदारवाद की यदि हम आलोचना करें तो उदारवाद का स्वरूप एक बुर्जुआ वर्ग के हितों का ही दर्शन है और ये एक प्रकार से पूंजीवाद का समर्थन करता है। ये गरीबी की आवाज़ को दबाने का सहारा है। उदारवाद ये सामाजिक न्याय का एक ढकोसला मात्र है। सामाजिक न्याय इसमें प्राप्त नहीं होता, पूंजीवादियों का ही हित अंतिम होता है। और नंबर 4, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, वो तो विकास का परिणाम है, जबकि उदारवाद राज्य को कृत्रिम और एक प्रकार का साधन मानता है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में उदारवाद का एक विस्तृत रूप आपने देखा। समग्र रूप में मैं इसकी आलोचना, इसकी लक्षण और इसके प्रकार को देखने में का वर्णन करने में हमने एक समान दृष्टि रखी है। थैंक यू।